हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में 12th के सेकेंड शिफ्ट के इकोनॉमिक्स के प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जे सेट का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव एवं धनात्मक कीमत प्रभाव है क्या कहलाती है? तो यह गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटा किसके बराबर है? यह कुल सरकार का व्यय माइनस कुल सरकार की आय के बराबर है। अगला प्रश्न, आयकर का लाभ निम्न में से किसे प्राप्त होता है? तो यह केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो कौन नहीं है? ऋणों की वसूली प्राप्ति नहीं है। अगला प्रश्न, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वह राजस्व आय कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर। अगला प्रश्न, बाजार मूल्य संबंधित है? तो बाजार मूल्य किससे संबंधित बताइएगा? बाजार मूल्य अल्पकालीन बाजार से संबंधित है। किस संबंधित है? अल्पकालीन बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न, अवमूलन वह प्रक्रिया है जहां सरकार स्वयं अपनी घरेलू मुद्रा की मूल्य विदेशी मुद्रा से घटा देती है। अगला प्रश्न, जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहते हैं? तो इसे लचीली विनिमय दर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? तो कौन है? अस्फीतिकारी दबाव और अस्फीतिकारी दबाव। यह है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण नियंत्रण की मात्रा वृद्धि नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? यह है खुले बाजार की क्रियाएं। अगला प्रश्न, यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई क्या है दोस्तों? आरबीआई सीआरआर और एसआर दोनों को बढ़ाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब उपभोग फलन वाई अक्ष पर ऊपर उठता है, सॉरी दोस्तों, काटता है, तो यह इंगित करता है कि जब आय शून्य हो तो उपभोग धनात्मक होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं इसमें। अगर एमपीसी इक्वल टू 1 है तो गुणक का मान कितना होगा? तो गुणक का मान 0 और 1 के बीच होगा। अगला प्रश्न, ब्याज दर कम होने पर क्या होता है? तो क्या होता है? बचत प्रोत्साहित होता है। अगला प्रश्न, मांग की कमी को दूर करने का राजकोषीय उपाय क्या है? तो इसका उपाय है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी। अगला प्रश्न, समग्र मांग वर्ग क्या है? यह क्या है? नीचे की ओर ढलान। अगला प्रश्न, अपस्फीति अंतराल किसकी माप दर्शाता है? तो यह अपर्याप्त मार्ग को दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो यह है ऋण की वसूली। भारत के केंद्रीय बजट का सही घटक क्या है? इसका सही घटक है राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, अर्थात ए और बी दोनों। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति और वास्तविक आय है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय के बराबर है? तो राष्ट्रीय आय के बराबर कौन है? एनएफपी-एफसी बराबर है। अगला प्रश्न, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो कौन नहीं है? यह है केनेन। अगला प्रश्न, ए, बी और सी 3 वस्तुएं हैं जहां ए और बी का पूरक है, जबकि ए और सी स्नानपत्र वस्तुएं हैं
जब ए वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी वस्तुएं ए बी सी की मांग गिर जाएगी। ए, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? तो यह है मूल्य में परिवर्तन से। अगला प्रश्न, मूल्य वृद्धि से गफिन वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? इसका सही सूत्र क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, ईडी इक्वल टू 0 का अर्थ कि वस्तु का मांग पूर्णतः बेलुचदार है। अगला प्रश्न, अन्य बातें समान रहे तो वस्तुओं की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध का क्या व्यय करता है? तो यह क्या कहता है? मांग का नियम। अगला प्रश्न, समविच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टीआर इक्वल टू टीसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक निवेश नहीं है? तो वास्तविक निवेश कौन नहीं है? शेयर खरीदना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन क्या है? श्रम की सीमांत उत्पादकता अपनी अधिकतम मजदूरी होती है। अगला प्रश्न, एक अधिकार का मांग वक्र कैसा होता है? तो यह लोचदार होता है। अगला प्रश्न, बजट रेखा की ढाल होती है? तो बजट रेखा की ढाल ऑप्शन बी होती है। अगला प्रश्न, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत हिक्स ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? तो कौन है ये दोस्तों? ब्याज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है? मार्शल। निम्नलिखित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है? तो किसमें होता है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में औसत आगम वक्र अधिक लोचदार होता है? तो किसमें होता है? पूर्ण प्रतियोगिता। अगला प्रश्न, बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो इसमें इनमें से सभी को शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे सीधे वसूला जाता है, अर्थात बेचे गए माल पर विक्रेताओं से। अगला प्रश्न, आय की असमानताओं को कम करने के लिए कौन सी नीतियां उपयोगी है? तो इसमें बजटीय नीतियां उपयोगी है। जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तब परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम घाटे का बजट होगा। भुगतान संतुलन के लिए असंतुलन को हल करने के लिए अधिकतर प्रयुक्त की जाने वाली लोकप्रिय विधि क्या है? तो लोकप्रिय विधि विनिमय नियंत्रण है। कुल स्थिर लागत वक्र का कार्य क्या है? तो यह है एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज सीधी रेखा। कौन से दो वक्र एमसी वक्र द्वारा उनके न्यूनतम बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं? तो यह है एबीसी और एएफसी। अगला प्रश्न, वह लागत जो उत्पादन बंद होने पर भी कभी शून्य नहीं होती है तो क्या कहलाती है? यह अनुपूरक लागत कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फर्म के लिए परिवर्तनशील लागत है? तो कौन है? ऋण पर ब्याज। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न चित्र में दिए गए वक्र का कौन सा वक्र है? इसमें कौन सा वक्र है दोस्तों बताइएगा? औसत स्थिर लागत वक्र है। अगला प्रश्न, यदि औसत लागत वक्र एक क्षैतिज सीधी रेखा है तो सीमांत आगम वक्र कैसा होगा? यह कैसा होगा? एस उल्टा आकार का होगा।
यदि पीई संतुलन कीमत हो और पीएम बाजार कीमत हो तो अधिपूर्ति की स्थिति कब उत्पन्न होगी? तो यह ऑप्शन बी होगी। पीई इक्वल टू, सॉरी दोस्तों, पीई बड़ा होगा पीएम से। सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो यह बाजार के ब्याज दर पर निर्भर करती है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होगी? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.7 होगी। अगला प्रश्न, चित्र में दिए गए मार्ग वक्रों को कौन सा अधिक लोचदार है? तो कौन सा है? एच लोचदार है। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता लाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन क्या है? मुद्रा पूर्ति में सरकार द्वारा रखे गए मुद्रा स्टॉक भी शामिल है। अगला प्रश्न, व्यवसायी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण होते हैं, तो यह ऋण उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि से अधिक होते हैं। केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता कैसे बढ़ा सकती है? तो यह सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर। बैंकों द्वारा अपने पास रखा गया एलएलआर का हिस्सा क्या कहलाता है? तो यह सीआरआर नगद कोष अनुपात कहलाता है। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यवसायी बैंकों को तत्काल नकदी आवश्यकता के लिए धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रेपो दर कहते हैं। घाटे के बजट से अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो इस पर इनमें से सभी। राजस्व घाटा क्या होता है? तो यह राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का अंतर होता है। स्फीतिक अंतराल को नियंत्रित करने के लिए कौन सी मौद्रिक नीतियां अपनाई जाती है? तो इसमें महंगी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन क्या है? स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है और लोचपूर्ण विनिमय की दर बाजार शक्तियों के आधार पर किया जाता है, अर्थात ए और बी दोनों। विभेदीकृत उत्पादन की विशेषता क्या है? एकाधिकार, प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का संगठन कौन है? तो सामूहिक मांग का संगठन कौन है? ऑप्शन डी है। कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे पूर्ण रोजगार संतुलन, अल्प रोजगार संतुलन, अर्थात ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन कौन है? इनमें से सभी है। किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन का पहला प्रयास किया था? तो इसका पहला प्रयास कुजनेट्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन क्या है? ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। जब कुल आगम स्थिर हो तो औसत आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर प्रभाव औसत आगम भी स्थिर रहेगा। यदि किसी फॉर्म का कुल आगम वक्र एक सीधी रेखा का रूप लेता है तो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तब क्या होता है? तब इनमें से कोई नहीं। यदि कुल आगम 1 लाख रुपए है जबकि 20,000 यूनिट में बेचा जाता है, तब औसत आगम बराबर होगा 5 रुपए के। कुल इक्वल बटा 20,000 से भाग कर देंगे। अगला प्रश्न, एक फर्म किसी वस्तु की अधिक मात्रा केवल कम कीमत करके ही बेची जाती है, तो जैसे जैसे वह बेचते जाती है तो फर्म की सीमांत आगम क्या होगी? तो इसकी सीमांत आगम 0 होगी। अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए चित्र का उत्पादक संतुलन किस बिंदु प्राप्त होता है? तो यह किस पर प्राप्त होता है दोस्तों? यह ए और बी दोनों पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधनों की कीमत की वृद्धि का परिणाम है? तो यह
पूर्ति वक्र के दाहिनी ओर स्थानांतरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र पूर्ति वक्र SS और SS1 की ओर स्थानांतरित किस कारण से है? तो यह किस कारण से है दोस्तों? यह इनमें से सभी के कारण से है। फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता केवल संभव है। तो यह किससे संभव है दोस्तों? यह अल्पावधि और दीर्घावधि से संभव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कीमत लेने वाली फॉर्म नहीं है? तो कौन नहीं है? AR का मूल्य। गिफिन का विरोधाभास कब उत्पन्न होता है? तो यह कब उत्पन्न होता है दोस्तों? यह वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। तो किस पर है दोस्तों? यह A और B दोनों पर है। अगला प्रश्न, अगर प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार बढ़ रही है तब तो उदासीनता वक्र क्या होगा? यह नीचे की ओर झुका हुआ उत्तल होगा। राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जाता है? तो इसे A और B दोनों के द्वारा कम किया जाता है। उपभोग फलन C इक्वल टू इतना दिया है तो क्रमशः क्या है दोस्तों? C क्या है? C एक स्वतः उपभोग एवं सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है। औसत उत्पाद वक्र की आवृत्ति होती है, इसकी आवृत्ति उल्टे अक्षर U जैसा होता है। यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाहिनी और समान अनुपात में शिष्ट करती हैं तो मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। किस प्रकार के फर्मों में दीर्घकालीन में MC इक्वल टू MR और इक्वल टू AC इक्वल टू AR होता है? यह किसके होता है? अल्पाधिकारी फॉर्म में। निम्नलिखित में से कौन स्फूर्ति किसी अर्थव्यवस्था के लिए स्वतः उपयुक्त है? तो कौन है? दौड़ती स्फूर्ति। तरलता पास में ब्याज दर का मान क्या होता है? तो ब्याज दर का मान न्यूनतम होता है। फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है? तो यह किस तरह का आगत है? स्थिर आगत है। बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद रखता है वह क्या कहलाता है? वह नगद आरक्षित जमा अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है सामान्य मूल स्तर का माप। अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं तो हम अध्ययन क्या करते हैं? समाज अपने असीमित संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। अगला प्रश्न, राजेश 35,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम कर रहा है। उससे 2 नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। 30,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर अकाउंट के रूप में काम करना, 25,000 रुपए प्रति माह वेतन पर सेल्स मैनेजर के पद पर काम करना। दिए गए मामले में अवकाश लागत क्या है? तो इसका अवकाश लागत 65,000 रुपए का है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में उत्पादक संभावना वक्र पर बिंदु A से बिंदु B तक की चाल को दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? संसाधनों का कम उपयोग। अगला प्रश्न, बजट सेट में शामिल है। तो बजट सेट में क्या शामिल है दोस्तों? 2 वस्तुओं के सभी संयोजन जिन्हें उपभोक्ता खरीदने को तैयार हैं। अगला प्रश्न, एकल वस्तु के मामले में उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त होता है? जब MU से बड़ा PX हो। उदासीनता वक्र विश्लेषण के संदर्भ में MRS का अर्थ क्या है? तो MRS का अर्थ होता है सीमांत संतुष्टि दर। अगर X वस्तु की सीमांत उपभोक्ता MUX इक्वल टू 0, Y वस्तु की सीमांत उपभोक्ता MUY इक्वल टू 0 और Y का मूल्य 9 रुपया है, तब X का मूल्य संतुलन के स्तर पर क्या होगा? तो इसका 9 रुपये होगा। दिए गए चित्र में बजट रेखा का घुमाव किसके कारण होता है? तो यह सेव की कीमत में कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन व्ययों को शामिल किया जाता है? तो यह निवेश व्यय में शामिल किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य